परिवर्तन होता है, इसलिए इन्हें विकारी शब्द कहते हैं। अब हम आपको उन शब्दों पदों का अध्ययन कराएंगे जिनका रूप सदैव ही बना रहता है और इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। एक ही रूप रहने के कारण इन्हें अव्यय अविकारी शब्द कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन शब्दों को ध्यानपूर्वक देखिएगा। हिमांशु पापा के साथ कानपुर जा रहा है। के साथ आप जितने भी नाम जैसे संज्ञा या सर्वनाम चीज़ें आगे लगा दीजिए, लेकिन के साथ कभी नहीं बदलेगा, इसलिए इसे अव्यय अविकारी शब्द कहते हैं। राकेश और दीपेंद्र मेरे दोस्त हैं, और शब्द भी ऐसा ही है। सचिन आज मैदान में नहीं खेलेगा। वाह तुमने तो कमाल कर दिया। ये सारे शब्द ऐसे हैं कि इन शब्दों का रूप कभी नहीं बदलता, एक ही रूप में बना रहने के कारण ही इन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। कुछ अन्य अविकारी शब्दों के अपरिवर्तित रूपों को देखिए और समझिए। जैसे देखिए धीरे धीरे, देखिए लिखा है अरे दिव्या धीरे धीरे चलने लगी। अरे लड़कियां धीरे धीरे घूमने लगी। देखिए दिव्या एक है फिर भी धीरे धीरे वो बदला नहीं है। लड़कियां बहुत सारी हैं फिर भी वो धीरे धीरे है, बदली नहीं है। इसलिए इन सारे शब्द, देखो इतने सारे वाक्य लिखे हुए हैं, लेकिन इन सारे वाक्यों में जो धीरे धीरे है वो कहीं पर भी नहीं बदला है। चाहे वो पुल्लिंग में हो, चाहे स्त्रीलिंग में हो, चाहे एक वचन में हो, चाहे बहुवचन में हो, लेकिन वो शब्द नहीं बदलते हैं। अविकारी शब्दों के भेद, इनके 5 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक तथा निपात। पहला क्रिया विशेषण पढ़ते हैं। अभी हमने पढ़ा था इससे पहले विशेषण। विशेषण शब्द क्या होता है? जो संज्ञा शब्द की विशेषता बताते हैं। और क्रिया विशेषण वो होते हैं, विशेषण तो है वो संज्ञा की तो विशेषता बता रहे हैं, लेकिन क्रिया के साथ बता रहे हैं कि क्रिया किस तरह हो रही है। ठीक है, जैसे पहले देखिए लिखा है हवा मंद मंद चल रही है। चल रही है तो हमारा जो है वो क्या है? क्रिया। और वो कैसी चल रही है? मंद मंद, तो ये विशेषण है। ठीक है, क्रिया विशेषण इसे कहते हैं। तुम वहाँ क्या कर रहे हो? मैं कल मुंबई जाऊँगा। ये जो है क्रिया विशेषण है। उसके बाद क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण तथा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। पहला है रीतिवाचक। वे क्रिया विशेषण शब्द जिनसे क्रिया के ढंग या रीति की विशेषता का बोध होता है उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ढंग या रीति मतलब ढंग मतलब तरीका, करने कैसे करा जा रहा है वो काम। आश्चर्य से, धीरे धीरे, तेजी से, झटपट, अचानक, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो रीतिवाचक में आती हैं। ठीक है, फिर आता है कालवाचक। काल का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, समय। ठीक है, काल का वाचक क्या होता है? समय। तो समय से हमारा ये मतलब है कि जिन क्रिया विशेषणों में समय की कोई भी विशेषता का बोध होने लगता है उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे प्रिया अपने दादाजी के साथ प्रतिदिन घूमने जाती है। प्रतिदिन मतलब रोजाना घूमने जाती है। आज प्रिया की सहेली भी आई। आज भी समय बता रहे ना कि आज आई, मतलब समय का मतलब ये नहीं कि हमें टाइम पता चले, नहीं, समय का मतलब आज, कल, अभी, तुरंत, ये सब। तो आप देखिए स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थान का मतलब समझ में आता है ना? जगह, किसी भी जगह का जहाँ विशेषता बताई जाती है वहाँ पर। तो देखिए इसमें जगह की बताई जा रही है। किसान ने सामने देखा तो बेटा झाड़ियों की ओर जा रहा था। ठीक है, सामने भी एक जगह है और की ओर भी एक जगह, इसलिए दोनों को रेड पेन से लिखा गया है। फिर है उसने कहा तुम कहाँ जा रहे हो। कहाँ कोई जगह का नाम नहीं है, लेकिन कहाँ पूछ रहे हैं तो वो जगह ही है इसलिए। बेटे ने इधर उधर देखा, आसपास कोई नहीं था। मतलब इधर उधर भी जगह ही है ना हमारे आसपास, और आसपास भी। तो जो उपयुक्त शब्द हैं ये सब क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इसमें क्या होता है कि वे क्रिया विशेषण शब्द जिनसे क्रिया की मात्रा या नाप तौल आदि की विशेषता का बोध होता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे अध्यापिका ने बच्चों से बोला जो जितना परिश्रम करेगा उतना ही फल पाएगा। मतलब मात्रा बताने की, अगर आप एक क्वेश्चन याद करोगे, एग्जाम में 10 क्वेश्चन आएंगे तो आप एक ही तो लिखोगे, 10 तो नहीं लिख पाओगे, इसलिए कहा गया जितना परिश्रम करोगे उतना ही फल पाओगे। तो विपुल ने शपथ ली कि अब वो खूब पढ़ेगा और अपना समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करेगा। ये भी मात्रा है, खूब पढ़ेगा मतलब खूब बहुत सारा पढ़ेगा, ये मात्रा परिमाण में आता है। फिर दूसरा है संबंध बोधक अव्यय। संबंध का अर्थ है संबंध का बोध कराने वाला। ठीक है, निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन मुद्रित शब्दों को ध्यान से देखिए। पेड़ के ऊपर एक बंदर बैठा है। पेड़ के ऊपर मतलब पेड़ से संबंध है उसका, वो बैठा है वहाँ। पेड़ के पास 2 बंदर बैठे हैं। फिर के पास
पेड़ के नीचे एक लड़का बैठा है, के नीचे पेड़ के नीचे नदी है, सब में किससे संबंध है? पेड़ से। ठीक है, तो इस प्रकार इसकी परिभाषा हुई। वे अविकारी शब्द जो संज्ञा सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होकर उसका वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध स्थापित करते हैं, संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। संबंध बोधक अव्यय के दो भेद होते हैं। दो भेद होते हैं, एक रूप रचना के आधार पर और एक अर्थ के आधार पर। रूप रचना के आधार पर दो होते हैं, रूढ़ और यौगिक। ठीक है, इसमें रूढ़ में क्या होता है? का, की, के, में, पर, से, ने आदि ऐसे शब्दों का यूज होता है। यौगिक में के लिए, की ओर, के बिना, के पश्चात, के साथ आदि। फिर अर्थ के आधार पर अनेक प्रकार के बोध होते हैं। देखिए ये दिया हुआ है, कालवाचक, स्थानवाचक, दिशा सूचक, साधनवाचक, विरोधवाचक, तुलनावाचक, उद्देश्य सूचक, सहचर बोधक, समानतावाचक, विषयवाचक। कालवाचक में क्या आता है? समय के बाद, समय की तरह है, के बाद, के पहले, के पूर्व, के पश्चात, के उपरांत, के से आगे, से पहले आदि। स्थान सब इसी तरह पढ़िए इसे। और क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में अंतर। यदि अव्यय शब्द क्रिया की विशेषता बताने के साथ अन्य किसी संज्ञा सर्वनाम के साथ संबंधित हो तो संबंध बोधक कहलाता है। अन्यथा क्रिया विशेषण, जैसे क्रिया विशेषण है तुम भीतर बैठे हो, संबंध बोधक में क्या हो जाता है कि तुम कमरे के भीतर बैठे हो। अब भीतर बैठे हो तो यह आश्रित तो नहीं हो, इस तरह। ठीक है, उसके बाद आता है समुच्चय बोधक अव्यय। इसमें देखो पिता और पुत्र जो है वार्तालाप कर रहे हैं। जो रेड पेन से मैं वो सिर्फ पढ़ूंगी। और, यदि, तो, फिर, क्योंकि, और, या, और, कोई, यदि, तो, क्या। समुच्चय बोधक शब्द वो होते हैं जो दो शब्द भी आपस में जोड़ते हैं, और या फिर आपको देखिए परिभाषा में जो दिया है, वे शब्द जो दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। देखिए दो चीज़ें दी हैं इसमें, दो शब्दों या दो वाक्यों। जैसे शब्दों में भाई और बहन कहते हैं तो दोनों जुड़ जाते हैं और बीच में लगा के। इसी तरह वाक्य को ऐसे जोड़ते हैं कि तुम घर आना और अपनी पुस्तक ले जाना, तो ये भी दो वाक्यों को जोड़ना हुआ, इस तरह होता है। समुच्चय बोधक अव्यय के भेद। समुच्चय बोधक अव्यय के दो प्रकार के होते हैं, समानाधिकरण तथा वैधिकरण। समानाधिकरण के भी 4 भेद होते हैं। तो समानाधिकरण क्या होते हैं? देखिए, वे अव्यय जो समान घटकों, वाक्यांशों या वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे प्रियांशी बहुत खेलती है और पढ़ती भी है। मतलब क्या कह रहे हैं? समान काम करती है। पढ़ती, अगर वो ज़्यादा बहुत खेलती है तो बहुत पढ़ती भी है। इसके 4 भेद होते हैं, संयोजक, विकल्प, विरोध दर्शक, परिणाम दर्शक। देखिए संयोजक मतलब क्या होता है? दो शब्दों को जोड़ना। संयोग का मतलब होता है जुड़ना, तो भांति भांति जोड़ने वाला, मतलब अलग अलग शब्दों को भी जोड़ने वाला। जैसे 2 नाम को हमने भी बताया था ना, इसमें दिया है सुरेश, राम तथा रहीम। फिर पापा बाजार गए और देवेश आया। ठीक है। विकल्प ऑप्शन होता है, या, तथा, चाहे, या, चाहे। विरोध दर्शक में, विरोध में क्या होता है कि हाँ करना तो चाहते हैं लेकिन वो हो नहीं पाया। जैसे कि रवि गया परंतु निखिल ना जा सका, इस तरह। फिर परिणाम में क्या होता है? झूठ मत बोलो नहीं तो दंड मिलेगा, नहीं तो, अन्यथा, इस प्रकार के शब्द परिणाम दर्शक में आते हैं। उसके बाद आता है वैधिकरण समुच्चय बोधक। वैधिकरण समुच्चय बोधक में क्या होता है कि ये एक या अधिक आश्रित उपवाक्यों को मुख्य उपवाक्यों से मिलाते हैं। जैसे कि स्वामी जी ने कहा कि सत्य ही ईश्वर है, मतलब किसी की बात को बताना। जैसे हम कहते हैं, हम आपसे कहें कि जो है हमसे रवि ने कहा कि मैं कल नहीं आऊँगा। ठीक है, मैं आपसे बता रही हूँ कि उसने मुझसे कहा कि वो कल नहीं आएगा, इसलिए। ठीक है, इसमें इसके भी 4 प्रकार के भेद होते हैं, करण बोधक, संकेतवाचक, स्वरूप बोधक और उद्देश्य बोधक। करण बोधक किस लिए नहीं आएगा इसलिए बताया गया, जैसे वह ऑफिस नहीं गया क्योंकि वह बीमार था। संकेत में, यद्यपि वो निर्धन है तथापि ईमानदार है, यदि तुम चाहो तो पढ़ सकते हो। फिर स्वरूप बोधक में क्या होता है कि किसी का, जैसे कि आज 14 सितंबर अर्थात हिंदी दिवस है। ठीक है। फिर चांद इतना सफ़ेद है मानो उसमें दूध की नदियाँ बहती हों। स्वरूप किसी वाक्य के अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने वाले होते हैं। ठीक है, इसमें उपवाक्य जो होते हैं। फिर उद्देश्य बोधक क्या होता है कि वे अव्यय जो आश्रित उपवाक्यों से पूर्व आकर मुख्य उपवाक्यों का उद्देश्य स्पष्ट करते हैं, उद्देश्य बोधक कहलाते हैं। जैसे उसे ऐसा पढ़ाओ जिससे वह कभी ना भूले। ठीक है, उद्देश्य दे रहा है, मतलब बता रहा है।
फिर विस्मयादि बोधक आता है। विस्मयादि बोधक शब्द विस्मय प्लस आदि प्लस बोधक 3 शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है विस्मय आदि भावों का बोध कराने वाला। जैसे देखिए पहला दिया हुआ है शाबाश, इसी तरह प्रथम आते रहो। ठीक है। उफ, गर्मी के मारे दम निकल रहा है। अरे तुम गिर गए। इस तरह जैसे विस्मय शब्द जो होते हैं ना, अपने मन के भावों को व्यक्त करते हैं जो। उसके बाद देखिए दिया है वाह कितना सुंदर है, बाप रे कितना भयानक सांप, छी ये क्या कर रहे हो। ठीक है। ये सब जो शब्द हैं ये मन के भाव जो है बताते हैं। इस प्रकार वे अव्यय शब्द जो विस्मय, प्रशंसा, प्रसन्नता, शोक, घृणा आदि भावों को प्रकट करते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। विस्मयादि बोधक देखिए कितने प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। ये दिए हैं विस्मय, प्रशंसा, हर्ष, संबोधन, पीड़ा, शोक, भय, चेतावनी, आशीर्वाद, स्वीकृति, क्रोध, कृतज्ञता, अभिवादन, घृणा, ये सारे होते हैं। विकारी शब्दों का विस्मयादि बोधक के रूप में प्रयोग, जैसे कई बार विकारी शब्द भी होते हैं जिनको हम विस्मयादि बोधक के रूप में प्रयोग कर लेते हैं। जैसे संज्ञा रूप में होते हैं बाप रे बाप, सर्वनाम में क्या तुम मेरे साथ चलोगे। फिर विशेषण में होते हैं अच्छा विपुल, गाना भी गाता है, क्रिया पढ़ो, पढ़ाई ही काम आती है। फिर आता है निपात अव्यय। दिव्या ही मीरा की भूमिका करेगी, जैसे ही, भी, मात्र, ये। इस प्रकार इसकी परिभाषा है जो अव्यय वाक्य में किसी शब्द के बाद लगकर उसे विशेष बल प्रदान करते हैं निपात कहलाते हैं। जैसे अमन ही कल आएगा, अमन कल ही जाएगा, अमन कल भी जाएगा। इस तरह निपात अव्यय के भेद 8 भेद होते हैं। तुलनात्मक निपात, इसमें सा का सा लगा होता है। फिर सम्मानवाचक निपात, इसमें जी लगा होता है। फिर स्वीकारवाचक निपात, इसमें जी हाँ जी लगा होता है। अवधारणावाचक निपात, इसमें लगभग ठीक लगा होता है। प्रश्नवाचक निपात में क्या लगा होता है। विस्मयवाचक में क्या लगा होता है। निषेधवाचक में मत लगा होता है। नकारात्मक निपात में नहीं लगा होता है।